मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से पवन शर्मा दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। साथ ही 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके अलावा एक आतंकी घायल भी हुआ है। पाकिस्तान घुसपैठ करवाने के लिए पिछले कई दिनों से लगातार गोलाबारी कर रहा था, लेकिन सेना पहले से ही सतर्क थी और घुसपैठ के समय इन आतंकवादियों को मार गिराया। पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, सेना को बड़ी कामयाबी मिली है और इस वक्त ताजा स्थिति क्या है? देखिए, सीमा पार से लगातार सीज फायर की आड़ में घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी और जिसे कल विफल किया गया बीती रात पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें 2 जो पाकिस्तानी आतंकी थे उनको मार गिराया गया है और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। कुछ आतंकी जो है वो घायल साथी को लेकर वापस भागने पर मजबूर हुए हैं। ये रजौरी का केरी और जो कलाल का सेक्टर है, इन इलाकों में लगातार घुसपैठ की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हालांकि ऐतिहासिक तौर पर सेना ने LOC के पास सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, क्योंकि इस समय मौसम बहुत ज्यादा खराब है और इसी का फायदा आतंकी उठाने की कोशिश में थे कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। बिल्कुल पवन, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे फिर से अपडेट लेंगे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में परिवार से शिकायत मिलने के बाद बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंच गई है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ प्यार में फंसाकर धोखा देने, आत्महत्या के लिए उकसाने और सुशांत के अकाउंट से बड़ी रकम निकालने की शिकायत करते हुए FIR दर्ज करवाई है। FIR दर्ज करने के बाद बिहार पुलिस के 4 सदस्यों की टीम मुंबई में है। सूत्र बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती पर किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले बिहार पुलिस की टीम ने मुंबई पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात कर महिला कांस्टेबल देने की मांग की है। हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच ने उन्हें आज सुबह आने को कहा है। इस बीच बिहार पुलिस की टीम ने बिहार से भी कुछ महिला कांस्टेबल को मुंबई बुलाया है। FIR में धोखाधड़ी का है। सुशांत के अकाउंट से बहुत सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है उसके अकाउंट में, जॉइंट अकाउंट बना करके कई कंपनी बना करके कुछ धोखाधड़ी का काम किया गया उसकी तरफ से। तो वो सारा जांच का इशू है, पुलिस जाएगी जांच करेगी तो सारा कुछ बाहर आएगा कि क्या क्या किया गया। इस बीच बीती रात करीब 3 घंटे तक रिया चक्रवर्ती ने अपनी वकील आनंदी फर्नांडिस के साथ अपने जुहू के घर पर मुलाकात की। हालांकि इस बीच उनकी वकील ने मीडिया से कोई बात नहीं की। बिहार पुलिस ने जिन धाराओं में रिया के खिलाफ FIR दर्ज की है, बताया गया कि वो बेहद गंभीर हैं और इसलिए शायद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तारी का भी डर है। ऐसे में उन्होंने करीब 3 घंटे अपने वकील से अपने घर पर ही बातचीत की। रिया चक्रवर्ती से मुंबई पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले करीब 11 घंटे तक पूछताछ की थी। खुद रिया चक्रवर्ती ने 16 जुलाई को ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह से सुशांत की खुदकुशी के मामले की CBI से जांच करवाने की मांग की थी। नेपाल की सीमा से लगे बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में भारी बारिश के सितम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। अब तक बिहार के 11 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें दरभंगा जिला भी है, जहां कई गांवों में गर्दन तक पानी भरा दिखा। दरभंगा जिले के असराहा इलाके में कमला नदी और बागमती नदी उफान पर है और इस इलाके के कई ऐसे बस्ती हैं जो शहर से कट गए हैं और आपकी नजरें जहां तक जाएंगी चारों तरफ पानी ही पानी है। वहां से सामने आई एक तस्वीर में बाढ़ के बीच फंसी एक गर्भवती महिला को रिक्शे की मदद से निकालते हुए देखा गया। महिला की तबीयत बिगड़ने से उसके परिवार के लोग भी काफी घबरा गए। असराहा की रहने वाली ये महिला है जो गर्भवती हैं, इनको शहर तक लेकर जाना है। ऐसे में ये रोड जो है वो पूरी तरह से कट गया है। बाढ़ के बीच उत्तर बिहार के जिलों में भारी बारिश होने से लोगों की मुश्किलें भी काफी बढ़ गईं। मुझे लगता है इससे पहले इतनी बड़ी आफत आज तक नहीं आई। एक तरफ हम कोरोना को झेल रहे हैं, दूसरी तरफ हम बाढ़ को झेल रहे हैं और तीसरी तरफ ऊपर से पानी का बरसात को झेल रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से हुई तबाही की कई और तस्वीरें आईं। वहां के जिन इलाकों में बारिश ने कहर बरपाया उनमें धारचूला इलाका भी शामिल है, जहां से डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां के गांव में बारिश की वजह से उफनती नदी का पानी घुस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके आगे जो भी चीज आई वो पल भर में आंखों से ओझल हो गई। गांव में रहने वाले लोग भी कुदरत का ऐसा सितम देखकर डरे हुए नजर आए। इसी इलाके से एक पहाड़ी के भर भराकर गिरने की तस्वीरें सामने आई। इलाके के कुछ लोगों ने ये वीडियो बनाया। अनुमान लगाया गया कि पहाड़ी के गिरने से भारी नुकसान हुआ है। तो भारी बारिश से कई गांव में तबाही आई है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर नदियां उफान पर है और एक पहाड़ी का हिस्सा गिर गया, जिसके बाद लोग दहशत में, आप देखिए घरों के अंदर तक पानी पहुंच चुका है और लोगों को काफी नुकसान भी पहुंचा है।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 14 साल के लड़के की अपहरण के बाद हत्या से परिवार में मातम पसर गई। 2 दिन पहले घर वालों से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी और जब फिरौती नहीं मिली तो बदमाशों ने बच्चे की हत्या कर दी। और इस खबर ने घर वालों को जैसे तोड़ कर रख दिया। घर के इकलौते चिराग की हत्या से घर में मातम पसर गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मां की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, जबकि बहनें रोते रोते बेहोश हो जाती। हत्या के बाद पूरे परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 5 बहनों में वो इकलौता भाई था। बहनें रोते रोते बेहोश हो जा रही हैं। मां का भी बुरा हाल है। घर के बाहर की एक तस्वीर सामने आई जिसमें बच्चे के पिता कुर्सी पर बैठकर बिलखते दिखाई दिए, जबकि उसकी एक बहन दहाड़े मारकर रोती और अपने भाई को लाने की जिद करती नजर आई। हम क्या हमारा भैया चाहें, हम क्या हमारा बाबू चाहें, हम क्या रक्षाबंधन। बच्चे की एक दूसरी बहन ने बताया कि रक्षाबंधन के लिए उसने पूरी तैयारी कर ली थी। भाई के लिए नए कपड़े मंगवाए थे, राखी मंगवाई थी, लेकिन उससे पहले ही वो चला गया। हम अपने भाई के लिए ओम खरीद के लाए थे, बोले तो पहन लो, कहा नहीं रक्षाबंधन पे पहनाना। इस बीच बच्चे की मां ने पीएम मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बदमाशों को फांसी देने की मांग की। हमारे बचवा के इंसाफ मिले चाहिए, फांसी हुई। मोदी और योगी से प्रार्थना बाकी हमारे बचवा खातिर फांसी हुई। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बोलीविया के कोचाबाम्बा में जेल में 3 कैदियों की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि तीनों कैदी कोरोना से संक्रमित थे और इलाज नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद जेल में बंद बाकी कैदियों का गुस्सा भड़का। वो जेल की छत पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में लकड़ियां ले रखी थी, जिन्हें वो गुस्से में टिन की बनी छत पर जोर जोर से मार रहे थे। प्रदर्शन के समय कैदी बोलीविया का झंडा और कई स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग के नारे लिखे पोस्टर भी पकड़े रहे, जबकि कई कैदी जेल प्रशासन के खिलाफ विरोध जताने के लिए काले झंडे लहराते दिखे। इतना ही नहीं, कुछ कैदियों ने गत्ते से बने ताबूतों को भी पकड़ा हुआ था। कैदियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि जेल में कोई डॉक्टर नहीं है और अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उन्हें अस्पताल भी नहीं ले जाया जाता। हिमाचल के कांगड़ा में पानी के तेज बहाव में फंसे एक बुजुर्ग को बचा लिया गया। हिमाचल के कांगड़ा में एक नाले में अचानक बाढ़ आने से एक बुजुर्ग पानी की लहरों के बीच फंस गए, जिन्हें लोगों की मदद से बचा लिया गया। एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने बाढ़ और कोरोना के मुद्दे पर बिहार सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। 3 साल पहले जो भयावह तस्वीरें हम लोगों ने बाढ़ की देखी थी, वो आज भी देखते हैं। तस्वीरें बदली नहीं है। क्यों नहीं बदली, ये एक जरूर चिंता का विषय है। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 75 लाख रुपए की नशीली दवाइयों के साथ 4 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में एक 3 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। बताया गया कि इस इमारत के पास ही मकान बनाने के लिए खुदाई की गई थी, जिसकी वजह से ये इमारत ढह गई। यूपी के कौशाम्बी में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 7 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 7,700 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में राज्य में 282 लोगों की मौत हो गई। इराक में सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। वहां पिछले साल अक्टूबर से ही रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। राजधानी बगदाद में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल आमने सामने आ गए। लोगों ने सड़कों को बंद कर दिया और आगजनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों के तंबुओं में आग लगा दी गई। जान बचाकर भाग रहे लोगों पर गोलियां दागे जाने का भी आरोप लगाया गया। गोलीबारी के बाद वहां भगदड़ मच गई। 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हालांकि सुरक्षा बल की इस कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे और उन्होंने बदलावों की मांग के साथ विरोध जारी रखा। वायुसेना का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। दुनिया के बेहतरीन फाइटर प्लेन में से एक राफाल आज भारत पहुंच रहे हैं। फ्रांस से चले 5 राफाल लड़ाकू विमान इस समय अबू धाबी में हैं और आज वहां से अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन के लिए रवाना होंगे। भारत ने फ्रांस से 36 राफाल विमान खरीदे हैं, जिसमें से पहली खेप में 5 विमान आज भारत पहुंच रहे हैं।
हालांकि राफाल विमानों के स्वागत के लिए किसी आधिकारिक कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया खुद अंबाला में इन विमानों का स्वागत करेंगे। साल 2021 के आखिर तक फ्रांस से सभी 36 राफाल विमान भारत को मिल जाएंगे। सूत्र बता रहे हैं कि 15 से 17 भारतीय पायलट राफाल उड़ाने की ट्रेनिंग ले चुके हैं, जबकि कुल 30 पायलट की ट्रेनिंग होनी है। हरियाणा के अंबाला में राफाल लड़ाकू विमानों के पहुंचने से पहले वहां की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। फ्रांस से 5 राफाल विमान आज अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। राफाल के पहुंचने से पहले ही अंबाला के 4 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी गई है। प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए राफाल विमानों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी पूरी तरह से रोक लगाई है। खासतौर पर एयरफोर्स स्टेशन के करीब वाले गांवों को सख्त हिदायत दी गई कि वहां के लोग राफाल विमानों की तस्वीरें ना खींचे, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा एयरफोर्स स्टेशन के आसपास लोगों के आने जाने पर भी प्रशासन ने रोक लगाई है और लोगों को लाउड स्पीकर के जरिए इस बात की सूचना दी गई। आप अपनी छतों पर बिना मतलब नहीं घूमेंगे, ना ही ऊपर चढ़कर वीडियो बनाएंगे और ना ही फोटोग्राफी करेंगे, ना ही किसी और को चढ़ने देंगे। यदि ऐसा करता कोई पाया गया, नियमों की उल्लंघना करता पाया गया, तो उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाएगी। आदेश दिए गए हैं कि यहाँ पे नाकाबंदी करेंगे और यहाँ पे जो फोटोग्राफी जो आसपास के जो गांव हैं, जैसे पजोखड़ा गांव, गरनाला, धूलकोट, तो यहाँ के गांव में लोगों को उत्साह होता है कि यहाँ पे जब राफेल आ रहे हैं तो कोई कोशिश करेगा फोटोग्राफी करने की, लेकिन क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है तो इसमें कोई भी चूक ना हो, तो इसमें सारी ड्यूटीज़ जो हैं, जो आसपास की जो हाई रेंज बिल्डिंग हो गई, जो फ्लाईओवर हो गया और जो कि नाकाबंदी हो जहाँ से कोई भी आदमी या कोई वाहन जो क्रॉस ना हो सके, तो इसी उसके ऊपर जो है दिशा निर्देश दिए हैं जिसको इन्फोर्समेंट हम लागू करेंगे। राम मंदिर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शामिल होने पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में PM के शामिल होने पर सवाल उठाए। उन्होंने इस बारे में ट्वीट किया कि PM के ऐसा करने से उनकी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। जिसके बाद BJP ने उन पर पलटवार किया। राम मंदिर को लेके वो किसी न किसी रूप से विवाद खड़ा करने का प्रयास करते हैं। BJP नेता रामेश्वर चौरसिया ने गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और सुशांत मौत मामले की CBI से जांच करवाने की मांग की। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ माफिया तंत्र, कुछ लोगों का हाथ है, दबंग लोगों का हाथ है। तो दबंग लोगों के चलते अगर कोई सुसाइड भी करता है तभी इसकी जांच होनी चाहिए। राफाल के भारत पहुंचने से पहले अंबाला एयरबेस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई और एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं दी गई। 5 रफाल लड़ाकू विमान दोपहर बाद अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। जो सिक्योरिटी जोन है उसमें ना तो ड्रोन को उड़ना अलाउड है, ना उड़ाना अलाउड है, ना फोटोग्राफी अलाउड है। पंजाब के गुरदासपुर के एक लड़के की कनाडा में झील में डूबने से मौत हो गई। ये लड़का अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए झील के पास गया था, तभी 3 लड़के झील में डूबने लगे। इनमें 2 लड़कों को तो बचा लिया गया, लेकिन गुरदासपुर के मनप्रीत सिंह की मौत हो गई। मनप्रीत के परिवार वालों ने केंद्र और राज्य सरकार से उसका शव भारत लाने की अपील की। इंडिया गवर्नमेंट को यही मांग करते हैं कि हाजी जेडी मुंडे दी डेड बॉडी है जल्दी से जल्दी पहुंचाई जाए। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में पहाड़ों की खिसकने का सिलसिला शुरू हो गया। चमोली जिले में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई, जिससे हाईवे ही बंद हो गया, जिसका एक डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरते हुए दिखा। पहाड़ खिसकने की इस घटना ने वहां मौजूद लोगों को दहशत से भर दिया। जो जहां था वहीं रुक गया। कुछ गाड़ियां जो हादसे वाली जगह से करीब खड़ी थी, वो पीछे हटती दिखी। पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानों की गिरने का सिलसिला इसी तरह कई घंटों तक चलता रहा। कई बार तो बड़ी चट्टानों की गिरने से धूल का गुबार उठता दिखा। वहीं पहाड़ का मलबा गिरने से बद्रीनाथ की ओर जाने वाला हाईवे पूरी तरह बंद हो गया और दोनों तरफ कई गाड़ियां भी फंस गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से एक बार फिर हालात बिगड़ गए। बारिश की वजह से कई इलाकों में पहाड़ खिसकने की घटनाएं हुई, जबकि कुछ नदियां भी उफान पर आ गईं। और उन्हीं में एक गोरी नदी का पानी तो किनारों को तोड़ता हुआ पास बने गांवों में घुस गया। नदी के रौद्र रूप को देखकर कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, जबकि कुछ ने अपनी जरूरत का सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। बताया गया कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी में वहां के कई मकान डूब गए।
खतरा हो रहा है तेरा पूरे खतरे पूरे गोरी नदी का तेज बहाव बंगपानी तहसील में मदकोट को जोड़ने वाले पुल को भी बहा कर ले गया। साथ ही कई छोटे पुल भी नदी में डूब गए। बताया गया कि इन पुलों के टूटने से बंगापानी का बाकी इलाकों से संपर्क कट गया और बचाव दल के सामने भी उन इलाकों तक पहुंचने की चुनौती खड़ी हो गई। ये जो गांव वाले जो है पूरे दहशत में हैं, ये देखिए पूरी नदी जो ऐसे हो रही है। बांगापानी के अलावा बारिश ने मुनस्यारी के कुछ इलाकों में भी काफी नुकसान पहुंचाया। वहां बारिश की वजह से कई मकान टूट गए और कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में रियाज चक्रवर्ती और उनके परिजनों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। इस शिकायत में सुशांत के पिता ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को लिखित में दी गई शिकायत में उन्होंने रियाज चक्रवर्ती और उनके परिजन इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरंडा को आरोपी बनाया है। इन लोगों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने, धोखाधड़ी, बेईमानी और बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया गया है। सुशांत के पिता के मुताबिक रियाज चक्रवर्ती ने साजिश के तहत सुशांत के साथ जान पहचान बढ़ाई, फिर उसे धोखा दे दिया। सुशांत के पिता की माने तो आत्महत्या से पहले 8 जून को रियाज चक्रवर्ती सुशांत के घर से कैश, जेवरात, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड और उसके पासवर्ड लेकर चली गई थी। इसके बाद रियाज चक्रवर्ती ने सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट मीडिया में लीक करने और करियर खराब करने की धमकी देकर ब्लैकमेल भी किया। इसके अलावा सुशांत के पिता का आरोप है कि रियाज चक्रवर्ती और उनके परिजनों ने सुशांत को दिमागी तौर पर पागल घोषित करने की भी साजिश रची थी। सुशांत के पिता का यह भी दावा है कि सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए भी निकाले गए थे। बिहार पुलिस ने सुशांत राजपूत मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले की अलग से जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने एक बार फिर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। जो कुछ भी अभी चल रहा है, जिस प्रकार से इस केस को महाराष्ट्र में दबाने की कोशिश हो रही है, वो बिल्कुल कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता का दर्द महाराष्ट्र सरकार समझे और इसमें उच्च स्तरीय जांच करे, सीबीआई जांच की संस्तुति करे, ये हम आज भी मांग करते हैं। बात करते हैं एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से। चिराग जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से आपकी बातचीत हुई है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आप लगातार सीबीआई जांच की मांग पहले भी करते रहे हैं, क्या आपने बात की है उनसे? देखिए, कल देर रात मेरी माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी से मेरी बात हुई और निरंतर, क्योंकि हम लोग को भी बिहार के ही लोग नहीं बल्कि देश भर के जितने युवा हैं और जितने फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत जी के, तमाम लोगों की तरफ से निरंतर ये बात की जा रही है कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सीबीआई के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए। तो इस विषय को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी से कल रात मैंने बात की और उनके समक्ष मैंने बिहार वासियों की बातों को रखा कि किस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि ना सिर्फ बिहार के ही लोग चाह रहे हैं बल्कि उनके फैंस भी चाह रहे हैं, बल्कि परिवार के भी लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं कि जांच सही ढंग से हो रही है कि नहीं। बहरहाल इन तमाम बातों को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जो जांच चल रही है अभी वो सही चल रही है। एक लोकप्रिय अभिनेता के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी पहचान स्थापित की। जिन स्थितियों में उन्हें दुनिया को अलविदा कहना पड़ा है वो हम सबों के लिए बेहद पीड़ादायक है। ये हत्या है या आत्महत्या, ये तो जांच से साबित होगा, लेकिन बिहार में आज जो एफआईआर दर्ज हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि जांच की दिशा और जुड़े हुए तथ्य काफ़ी हद तक इस पूरे प्रकरण को एक तार्किक परिणति पर जरूर पहुंचाएंगे। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद अयोध्या की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। खुफिया एजेंसियों को स्वतंत्रता दिवस के दिन अयोध्या में आतंकी हमले की साजिश का पता चला, जिसके बाद अयोध्या के चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में पुलिस का एक जवान अपनी पोस्ट पर बंदूक के साथ मुस्तैद नजर आया। शहर में दाखिल होने वाली सड़क पर पुलिस की बैरिकेडिंग भी दिखी और एक बैरिकेड के ऊपर तो कंटीले तार बिछे नजर आए। इस तरह की सुरक्षा अयोध्या के कोने कोने में की गई। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद वहां की सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी गई, क्योंकि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वहां कुछ नेता और साधु संत भी मौजूद रहेंगे। हालांकि हमले का अलर्ट 5 अगस्त का नहीं है।
लेकिन अलर्ट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा चौकन्नी हो गई। असल में खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी अयोध्या को निशाना बना सकते हैं और 15 अगस्त को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने वहां हमले की साजिश रची। बताया गया कि ये आतंकी अयोध्या के अलावा भी कुछ धर्मस्थलों को निशाना बनाने की फिराक में है, इसलिए अयोध्या समेत उन सभी जगहों पर सुरक्षा सख्त कर दी गई। खबर है कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 के लिए तैयार की गई योजना को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत 1 अगस्त से शुरू होने वाले अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल और जिम को शर्तों के साथ खोलने पर विचार किया जा रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ हुई बैठक में सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ थिएटर शुरू करने के पक्ष में है, लेकिन सरकार चाहती है कि शुरुआत में 25% दर्शकों के साथ ही सिनेमा हॉल खुले और नियमों का सख्ती से पालन हो सके। इसके अलावा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का दायरा भी बढ़ सकता है। हालांकि स्कूल और मेट्रो शुरू करने पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। अमेरिका के शिकागो में चुनिंदा दर्शकों की मौजूदगी में बेसबॉल के मैच खेले गए। कोरोना के खतरे के बीच वहां मैच तो हो रहे हैं, लेकिन दर्शकों को स्टेडियम आने की इजाजत नहीं है। ऐसे में इन दर्शकों ने स्टेडियम के आसपास की इमारतों पर चढ़कर मैच देखा। इसके लिए इमारतों की छतों पर बैठने के इंतजाम किए गए। हालांकि वहां भी सिर्फ 20% दर्शकों को आने की ही इजाजत थी, जिसके लिए उन्हें काफी महंगे टिकट खरीदने पड़े। I definitely feel sad that the stands are empty, but I still really enjoy the fact that I can go to the game. कई लोग तो इमारतों की बालकनी में खड़े होकर भी मैच देखते नजर आए। स्टेडियम के बाहर से मैच देख रहे इन लोगों को भी एक दूसरे से काफी दूरी पर बैठाया गया। इसके अलावा उनसे दूसरे नियमों का भी पालन करवाया गया। दिल्ली दंगों के लिए दिल्ली पुलिस ने जिन वकीलों को अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए उतारा है, उस पैनल को केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार की दलील है कि दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं है। केजरीवाल कैबिनेट के मुताबिक क्रिमिनल जस्टिस का मूल सिद्धांत है कि जांच पूरी तरह से अभियोजन से स्वतंत्र होनी चाहिए। पूरे देश और दुनिया में यह सिद्धांत सबसे अहम माना जाता है और इसका उल्लंघन दिल्ली में नहीं होने देंगे। दिल्ली में कोरोना के नए मरीजों की संख्या घटने के बाद कोविड केयर सेंटरों में बेड खाली होने लगे। एक्टिव मरीजों की संख्या के लिहाज से जो दिल्ली 1.5 महीने पहले पूरे देश में दूसरे नंबर पर थी, वो कोरोना के नए मामलों में गिरावट और रिकवरी रेट ज्यादा होने की वजह से आज 10वें नंबर पर आ गई। और इसीलिए दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए कोविड केयर सेंटर या तो बिल्कुल खाली हो गए हैं या फिर वहां मरीजों की संख्या बेहद कम हो चुकी है। दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल LNJP से अटैच किए गए कोविड केयर सेंटर से सामने आई तस्वीर में तो वहां एक भी मरीज दिखाई नहीं दिया। दिल्ली में 1 महीना पहले तक जहां बेड्स की किल्लत थी, अब हालात में बदलाव देखने को मिल रहा है। जितने भी बेड्स हैं सभी आपको यहां पर खाली नजर आएंगे। LNJP अस्पताल से बढ़ते कोरोना मरीजों का बोझ कम करने के लिए पास के एक बैंक्वेट हॉल को इस कोविड केयर सेंटर में बदला गया था, लेकिन पिछले 10-12 दिनों में यहाँ कोई नया मरीज भर्ती नहीं हुआ है। LNJP में 1200-1500 मरीज तक भर्ती होते थे और 50-60 के आसपास तक मरीज एक समय था यहाँ पर थे। ऐसा ही हाल नरेला के कोविड केयर सेंटर का भी है, जहां 10 जुलाई से कोरोना का कोई मरीज भर्ती नहीं हुआ है। 1800 बेड वाले इस सेंटर में फिलहाल सिर्फ विदेश से लौटे भारतीय ही क्वारंटीन है। तकरीबन 1200 के करीब पॉजिटिव पेशेंट्स रहे हैं एट ए टाइम। आज एक भी पेशेंट वहाँ नहीं है। वहीं छतरपुर में 10,000 बेड वाले देश के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर में भी कई बेड खाली नजर आए। अब तक यहाँ 670 मरीज ही भर्ती हुए, जिनमें आज सिर्फ 356 मरीज ही बचे हैं। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड सेंटरों पर जल्दबाजी में फैसला न लेने की बात कही। उस हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी, परंतु थोड़ा दिन वेट एंड वॉच पर यह है कि हम अपने तैयारी को कम नहीं करें। भारी बारिश के सितम से जूझते हिमाचल के कांगड़ा में एक बरसाती नाले में एक आदमी सैलाब के बीच फंस गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वहां कई घंटे लगातार हुई बारिश की वजह से हालात काफी बिगड़ गए, जिसके बाद एक बरसाती नाले ने रौद्र रूप ले लिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी भी उसमें फंस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। इसके बाद उसे बचाने के लिए कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नाले में उतरते दिखाई दिए। बताया गया कि काफी कोशिश के बाद बचाव दल की मदद से उसे सुरक्षित बचा लिया गया। अस्पताल में भर्ती सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन कैबिनेट की बैठक की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन कैबिनेट की बैठक की और मंत्रियों को कोरोना पर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। कोरोना होने के बाद शिवराज अस्पताल में भर्ती हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है।
एक बात मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ कि कोरोना से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के नरेला में एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में 4 लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि मारे गए आदमी पर भी कई केस दर्ज हैं। अभिनेत्री कुमकुम का 86 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। वो लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, जिनमें मदर इंडिया और कोहिनूर जैसी मशहूर फिल्में भी शामिल हैं। कश्मीर में आतंकी रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद बौखलाए आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने गीदड़ भपकी वाला एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन की कमान संभाल रहे गाजी हैदर ने इस ऑडियो मैसेज में बीजेपी के कार्यकर्ताओं, कश्मीर में काम कर रहे एसपीओ और सुरक्षा बल को अंजाम भुगतने की गीदड़ भपकी दी है। इतना ही नहीं, बौखलाए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी गाजी हैदर ने मीडिया को भी आतंकी कार्रवाई की जद में आने की धमकी दी है। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इसी के बाद आतंकी संगठनों की इस तरह की बौखलाहट सामने आ रही है।